So let's get started. कल हम इस बॉन्ड हाइपर साइकिल पे थे. I just want to make sure कि आपको समझ आ गया है. So a quick question: do I need to revise it or not? Yes या no? बताएं. सारे अपना अपना ओपिनियन No बताएं. sir. Every. नहीं सर, अच्छा, No, girls. sir. All right. सेक्सी करते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा कर क्या पड़ा। ओके कोई मसला नहीं है. अगर नहीं भी याद आ रहा तो हमने आगे ऐसे बहुत सारे साइकिल करने हैं. राइट हैंड साइड पे भी यही साइकिल बना हुआ है. कोई मसला नहीं. अभी इससे अगला भी करना है. साइकिल्स का 3-4 भी करने हैं. अगर ये नहीं भी क्लियर हुआ, इससे बिल्कुल मिलता जुलता साइकिल एक और है, उसके बाद एक और है, उसके बाद एक और है. सो होपफुली ये भी क्लियर हो जाएगा. ठीक. बल मैं क्विकली फिर भी बता देता हूँ. हमारे पास सबसे पहले स्टेप 1 से शुरू होगा और हम लिथियम को एटमाइजेशन से कन्वर्ट करते हैं सॉलिड से गैस में. इस पूरी इक्वेशन में बस फर्क सिर्फ लिथियम की गैस और सॉलिड का है. एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, ये चूंकि हमारे पास एंडोथर्मिक थी, मैं गलती से कह गया, एंडोथर्मिक थी, तो हमारे पास एरो अपवर्ड है. अगला स्टेप भी एंडोथर्मिक है, अपवर्ड एरो से नजर आता है. और इसमें हम लिथियम के गैसियस एटम्स को आयंस में कन्वर्ट करें एक इलेक्ट्रॉन लूज करके. तो Li की बजाय Li पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर एक E नेगेटिव का एडिशन हो गया. स्टेप 3 भी एंडोथर्मिक है. हमने ये किया कि हमने फ्लोरीन को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म से उसकी एटॉमिक फॉर्म में ले गए. कुछ एनर्जी एक्सपेंस की. एक्सोथर्मिक था तो ये आ गया. उसके बाद इसके बाद कोई और एंडोथर्मिक कोई और एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है, तो इससे ऊपर कोई एरो ही नहीं जा रहा. यहाँ पे खत्म हो गया. अगला जो स्टेप है वो एक्चुअली एक्सोथर्मिक है, तो एरो ऊपर को जाने के बजाय नीचे की तरफ आता है. और इसमें आप देखेंगे कि फ्लोरीन के जो गैसियस एटम्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और ये F की बजाय F नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. हम ये पहले पढ़ चुके हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से ये एनर्जी है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. ऑलराइट. स्टेप 5 ये था कि लैटिस एनर्जी की हेल्प से अब ये पॉजिटिव आयन यानी कि ये लिथियम पॉजिटिव और ये नेगेटिव आयन यानी कि फ्लोराइड नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द पॉजिटिवली चार्ज्ड gaseous atoms ions come closer or nearer to the negatively charged gaseous ions, and they combine together with electrostatic force of attraction to form an ionic compound. Hence the energy or the lattice is formed and energy is known as lattice energy और वही lattice energy है. Lattice energy की वैल्यू भी नेगेटिव में होती है, एक्सोथर्मिक होती है हमेशा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. ये इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट था. और लैटिस एनर्जी का रिएक्टेंट्स हमेशा गैसियस आयंस होते हैं, यानी वो गैस भी होगी और उसमें पॉजिटिव आयन का भी होना लाजमी है, और वो गैस होगी और उसमें नेगेटिव आयन का भी होना लाजमी है. लेकिन इसका प्रोडक्ट हमेशा एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनता है. लिहाजा आप प्रोडक्ट में एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड देख रहे हैं. मैं बल्कि ऐसा करता हूं कि मैं लेजर स्पॉटलाइट यूज कर लेता हूं, दैट वुड बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो सॉलिड LiF बन रहा है हमारे पास. ठीक है. ये अब आपको नजर आ रहा होगा. ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए. इससे फिर हमारे पास हमारा आंसर हीट ऑफ फॉर्मेशन भी आ जाता है. समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन गिवन होती है, लैटिस एनर्जी निकालनी होती है, लेकिन वो होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन. जब ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी होंगी, तो आपके पास फॉर्मेशन भी मौजूद होगी. फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी. लिहाजा ये एरो डाउनवर्ड भी हो सकता है और ये एरो अपवर्ड भी हो सकता है. ठीक है. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसा भी आपके पास फॉर्मेशन का आंसर आए, आपके पास फॉर्मेशन का आंसर नेगेटिव में आया, एरो नीचे की तरफ. आपके पास फॉर्मेशन का आंसर पॉजिटिव में आया, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पॉजिटिव में दिया हुआ है, एरो ऊपर की तरफ. याद रखिए फॉर्मेशन सबसे एंड में ड्रॉ करते हैं, यानी इसे स्टेप वाइज करते जाते हैं. और इसके लिए मैंने आपको कैलकुलेशन ये बताई थी कि 100 किलो जूल पर मोल की एनर्जी के लिए आप 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे. और अगर आप ज्यादा प्रिसाइज होना चाहते हैं तो आप 10 किलो जूल पर मोल को 1 मिलीमीटर से रिप्रेजेंट करें. ये एक बड़ा अच्छा तरीका है आपके इस पूरे चार्ट को ड्रॉ करने का. मैंने एक और हिंट ये दिया था कि आप स्टेप नंबर 1 को पेपर के सेंटर से हमेशा शुरू करेंगे, क्योंकि आपको ऊपर की तरफ भी ड्रॉ करना पड़ना है और इससे नीचे की तरफ भी ड्रॉ करना पड़ना है. तो अगर पेज के सेंटर से स्टेप नंबर 1 को शुरू करेंगे तो ऊपर के एरोस भी होपफुली सारे पूरे हो जाएंगे और नीचे के भी हो जाएंगे. क्लियर हो गया. ये हमारे पास बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल बन गया. लिथियम फ्लोराइड का साइकिल बनाना पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, तो ये ड्राइंग आपको आनी चाहिए.
टेक इट एज योर होमवर्क। आज घर जाएं तो मैं भी एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं और एक दो क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे दूंगा जिसे आपने करना होगा। ठीक, इसी तरह से हमारे पास उसने साइकिल को ड्रॉ करने के लिए उसने कहा हुआ कि एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट्स लिखते जाएं, एंथैल्पी चेंजेस 1 to 4 में हमें दी हुई हैं, साइकिल को कंप्लीट करें, फॉर्मेशन लेटिस एनर्जी भी नोट कर दें। याद रखिए एरो अपवर्ड तब होगा जब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू पॉजिटिव में होगी और एरो डाउनवर्ड तब होगा जब डेल्टा एच नॉट की वैल्यू नेगेटिव में होगी। यानी आसान बात, एरो ऊपर तब है जब रिएक्शन एंडोथर्मिक है और एरो नीचे की तरफ तब है जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। यहाँ पर ये completely रिवाइज हो जाता है। If you have a question, please ask. If not, we're going to move forward. Excuse me, sir. सही सर डिपेंड आपने सही कल जैसे बोला था सर कि हमें वैल्यूज दी हुई होंगी, तो सर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है उसने बॉर्न हेबर साइकिल को बनाने को बोला है, तो सर हम फिर यहाँ पर क्या, सर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। फुली लेबल्ड बॉन्ड है फिर साइकिल है पोटेशियम ब्रोमाइड का और उसने कहा है कि आपने हर स्टेप को लेबल करना है। ठीक है, तो आप स्टेप्स को लेबल कर सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है। आपको यही नहीं पता ना कि इसकी एनर्जी एग्जैक्टली कितनी है, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है। जी। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी ना पता हो तो अंदाजे से आप अपनी एरोस लाइंस ड्रॉ कर देंगे और एरो लेंथ सारी की सारी सिमिलर कर देंगे, कोई बहुत बड़ी कोई बहुत छोटी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर हो गया। बाकी कुछ वैल्यूज मैंने आपको बताया था हमेशा हमारी डाटा बुकलेट में मौजूद होती हैं, तो अगर डाटा बुकलेट में है तो निकाल लें और नहीं है तो डोंट वरी। ये बहुत एक सिंप्लीफाइड फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, आपके पेपर क्वेश्चंस हरगिज ऐसे नहीं होंगे। ठीक है सर एक क्वेश्चन है जी बेटा। सर, ये सर जो हमारे पास ये पूरी डायग्राम बनी हुई है एंथैल्पी डायग्राम, उसके अंदर क्या हमेशा आखिरी दो स्टेप्स एक्सोथर्मिक होंगे या फिर हर किसी का अलग अलग होता है? बेटा एक चीज याद रखिएगा, डेल्टा एच नॉट लैट हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। ठीक हो गया, सर आखिरी दो स्टेप्स की बात कर लेकिन रहा हूँ मैं। मतलब स्टेप 4 और 5 जी सर, ऐसे भी हो सकता है कि स्टेप 3 4 5। हाँ, ध्यान से समझे। सबसे पहले आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं स्टेप 4 के बारे में बात करूंगा। ठीक है ना, स्टेप 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। अगर तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो अच्छा रहा है तो पहला एरो हमेशा डाउनवर्ड होगा। स्टेप 4 में हो सकता है कि दो एरोस भी बनते हो, एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2। मैंने इसे अगले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दी हुई है 1 2 करके, तो मैं इसे अगले में एक्सप्लेन कर अच्छा देता हूँ। बहरहाल एरो डाउनवर्ड या अपवर्ड हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की पहली वैल्यू तो एक्सोथर्मिक होती है और एरो डाउनवर्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की सेकंड वैल्यू एक्सोथर्मिक नहीं होती, वो एंडोथर्मिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो एरो होता है वो अपवर्ड भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी किया जा सकता है कि हम ओवरऑल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निकालें और उसका आंसर निकालें। तो याद रखिए कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूजुअली फॉर 95 to 99% ऑफ द केसेस पॉजिटिव ही आती है। क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जितनी एनर्जी हम खुद प्रोवाइड कर देते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में। सो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का आंसर होता है उसका चांसेस है कि वो पॉजिटिव में होगा। मैं इसके लिए एक पेज पीछे जाना चाहूंगा और मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस की थी। एक मिनट, मुझे देखिए, ये रही एग्जांपल। ठीक है, ये हमने दो पेजेस पहले 259 पेज पर डिस्कस की थी जहां पे हमने ऑक्सीजन के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, तो हमने आपको बताया था प्रोसेस एक्सोथर्मिक और माइनस में आंसर आ रहा है, जबकि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो प्रोसेस एंडोथर्मिक और प्लस में आंसर आता है। और जब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं तो माइनस की वैल्यू इतनी छोटी और प्लस की वैल्यू इतनी बड़ी थी कि ओवरऑल आंसर भी प्लस में आता है। सो व्हाट आई एम सेइंग that for 95 to 99% of the cases हमारे पास ये जो ओवरऑल एनर्जी का आंसर होता है दोनों इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज का वो पॉजिटिव में होता है। लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं कि आप ओवरऑल निकालें और ये कैलकुलेशन करें, आप दो एरोस की सूरत में भी इसे कर सकते हैं, यानी एक एरो छोटा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्टेड और दूसरा एरो बड़ा और अपवर्ड डायरेक्टेड। ठीक है, ये इस तरह से भी ये चीज हो सकती है। तो ये आपके क्वेश्चन का एक आंसर है फिलहाल। अभी इसमें हम स्टेप नंबर 5 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 5 जैसा कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस चैप्टर की सबसे पहली डेफिनेशन बनती है ये हमेशा नेगेटिव होगा, यानी कि एरो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगा। ठीक,
यानी कि अब थोड़ा सा मैं इसे क्लैरिफाई कर दूं, मैं अब सारे ग्राफ को क्लैरिफाई कर रहा हूं, एक स्टेप को नहीं। मतलब आपने तो सिर्फ स्टेप नंबर 4 और 5 का पूछा था ना, मैं सारे स्टेप्स का बता रहा हूं। 1 ऑलवेज एंडोथर्मिक, 2 ऑलवेज एंडोथर्मिक, 3 always endothermic, 4 electron affinity 1 is exothermic, electron affinity 2 is always endothermic। 1 जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, नेगेटिव में होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 2 जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है। एंड द चांसेस आर कि अगर आप ओवरऑल आंसर निकालेंगे तो वो भी एंडोथर्मिक ही होगा। स्टेप 5 लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक। And this, which is not mentioned as any step, heat of formation, this may be exothermic, may be endothermic, ठीक है। ये चीज हमने कल पढ़ी है और मैं दोबारा मेंशन कर देता हूं, ठीक है। ये लिखा हुआ है बेटा लास्ट पेज पे, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, और बाकी जितनी वैल्यूज होती हैं हमारे पास, ठीक है, उनके बारे में हमें कंफर्म होता है। मतलब atomization is always positive, ionization energy is always positive, and lattice is always negative। ये 4 स्टेप्स हमें कंफर्म होते हैं। अगर कोई कंफर्म नहीं है, यानी कि वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी, तो वो 2 हैं। एक तो स्टेप नंबर 4 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, और एक जिसे हमने कोई स्टेप कहा ही नहीं, जो एंड पे लिखते हैं डेल्टा एच नॉट एफ, फॉर्मेशन वाला, ठीक। ये बात उसने नोट की हुई है बुक में, ये कल उसने बड़ी क्लियरली बताई थी, इसलिए मैंने कहा मैं आपको दिखा भी दूं। अब आपको हर स्टेप के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए, और अगले साइकिल्स में आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि किस स्टेप को किस तरतीब से करना है, राइट। क्लियर है ये बात। अब आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं रोमा वाली बातों को लेकर कंटिन्यू करूंगा। बताता चलूं बेटा, ये बहुत एक ऑड सी तरह का क्वेश्चन है जिसमें कंप्लीटली इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम वाले आपको इसकी जो ना कहते हैं वैल्यूज में डालेंगे, फंसाएंगे, कंफ्यूज करेंगे, लिहाजा वो क्वेश्चन इतना सिंपल होगा ही नहीं, बेफिक्र हो जाए। ऐसा सिर्फ बुक में लिखा हो सकता है और ऐसा एक आधा ही होता है बुक में क्वेश्चन, ठीक है। एंथैल्पी चेंजेस के बारे में अब उसने जानबूझ के एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पी चेंजेस का किया है, जिसमें उसने डिस्कस किया है कि एंथैल्पी चेंजेस आप रिप्रेजेंट करें इक्वेशन की फॉर्म में, और फिर इस पे डिस्कशन भी हो सकती है कि ये एंथैल्पी चेंज कैसी हो सकती है। अब इसमें कोई एटमाइजेशन है, तो कोई आयनाइजेशन है, तो कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, कोई फॉर्मेशन है, कोई लैटिस है। अब आप खुद पहचानें, मैं बारहा इक्वेशंस ये पढ़ा चुका हूं कि आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन सी है। इनफैक्ट लेट्स आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं अली से। अली यू देयर? जी सर। नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ एंथैल्पी इक्वेशन इज दिस? जस्ट टेल मी द नेम। आप सिर्फ नाम बताते जाएंगे, कोई और डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे। सॉरी, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। वेरी गुड। नंबर 2, अलमान यू देयर? यस सर। जी, व्हाट्स नंबर 2? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सर। Very good, Alvan. Number 3, Khuzaima. Khuzaima, are you there? Khuzaima, आवाज आ रही है? Khuzaima नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं पता चला था क्लास में Khuzaima नहीं। Okay, let's come to Aisha. Aisha, number 3. Okay, Aisha, wait. Aisha, you there? Aisha beta, can you hear me? अच्छा, चले आयशा, खुज़ैमा एंटर हुए थे लेकिन वो फिर चले गए। मैं चाह रहा था खुज़ैमा से करूं, आप आंसर दे दें। नंबर 3 का पता है तो भी बता दें, नहीं आइडिया तो कोई तुक्का लगा लें, कोई मसला नहीं। Let's just check whether we are not right or not. पता नहीं आयशा को मेरी आवाज जा भी रही है या नहीं। रोमा आप बताएं बेटा, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। कैन यू हियर मी क्लास? क्लास मेरी आवाज आ रही है? जी सर। मुझे लगता है गर्ल्स को तो पता भी नहीं चल रहा, कोई बात नहीं कर रहा है। या आयशा अगर बोल रही है तो आयशा की आवाज हम तक नहीं आ रही है। अलवान जी पूछे। अलवान, असल में मेरे भी सर नेट का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन सर तीसरे वाले के लिए सर।
वेरी गुड वेरी गुड। कोई मसला नहीं बेटा, नेट प्रॉब्लम आ रहा होगा, मैं इसलिए जो ना आगे मूव करता था कि टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। एंड अल्वान हैज आंसर्ड इट करेक्टली, वेल डन अल्वान। दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। अल्वान ऐसी कौन सी हिंट है इस थर्ड में जिसकी वजह से आपको ये पता चला कि ये फॉर्मेशन है? आप करेक्ट बता रहे हैं, अब आप क्लास को हिंट भी बताइए ताकि जिनको नहीं पता वो उन्हें दोनों समझ जो आए। हैं सर, क्योंकि वो जो दोनों जो हैं वो एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट से एक क्या कहते हैं कंपाउंड बन रहे हैं, और वो जो होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो फॉर्मेशन है सर, आयंस अच्छा, होते तो फिर हम कहते हैं कि लैटिस एनर्जी है सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने तो अल्वान तीसरे के बजाय चौथे का भी आंसर कर दिया, गलत बात है। आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव डन इट करेक्टली, लेकिन आपने मेरा अगला क्वेश्चन भी हजम कर लिया। चले कोई नहीं। वेल अल्वान हैज क्लियर्ड के थर्ड वन जो है हमारे पास अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म्स में है और आयन फॉर्म में नहीं है, एलिमेंटल फॉर्म्स में है, तो ये एक बड़ी अच्छी निशानी है। अब अल्वान ने एट द सेम टाइम आपको दो चीजें बताई हैं हिंट के तौर पे, यानी कि एक तो अगर उसके ऊपर चार्ज ना हो तो हम उसे लैटिस नहीं कह सकते, वो फॉर्मेशन होगी। दूसरा ये कि अगर वो अपनी आयनिक फॉर्म में नहीं है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो भी हम उसे लैटिस नहीं कह सकते, वो फॉर्मेशन होगी। तो अल्बान ने जो दो पॉसिबल हिंट्स थी वो दोनों क्लियर आउट कर दी है। ना सिर्फ वो क्लियर आउट किए वो, बल्कि वो चीज ऑटोमेटिकली आंसर कर देती है कि नंबर 4 जो होगा वो लैटिस होगा। ठीक, so I hope that is clear. And being an A-level student, Born-Haber cycle, you should be able to identify all of the equation or any equation for that matter. देखते ही आपको पता चल जाएगी कौन सी इक्वेशन है, क्योंकि वो हर एक के ऊपर नाम नहीं लिखेंगे, वो सर ये नंबर जहमत 3 नहीं क्या था? करते हैं। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? सर नंबर 3 क्या था? हाँ, क्वेश्चन के टाइम पे भाग गए। अब नंबर 3 क्या था? हाँ जी, तो सर नंबर 3 नेट हमें बहुत अल्वान, खराब है। हाँ हाँ कोई मैं मजाक कर रहा हूँ। आई नो नेट प्रॉब्लम्स होते हैं इस दौरान, आयशा को भी हुआ, रोमा को भी हुआ, मैं तो सिर्फ आपको तंग कर रहा हूँ। अल्वान ने इसे करेक्टली आंसर किया है। अल्वान ने हमें बताया कि नंबर 3 जो है वो फॉर्मेशन है। अल्वान ने दोनों हिंट्स भी एक्सप्लेन की हैं कि नंबर 3 फॉर्मेशन इस वजह से है कि एक तो ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, इनके दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है जैसा कि नीचे मौजूद है। ठीक है, तो एक हिंट ये है कि ये नंबर 3 वाला फॉर्मेशन है, नंबर 1। नंबर 2 सेकंड हिंट ये है कि ये जो है ये जो ना आयनिक फॉर्म में होने के अलावा गैशियस फॉर्म में भी नहीं है। गैशियस फॉर्म में आयन भी होना जरूरी है और गैशियस फॉर्म में भी होना जरूरी है, इससे पहले कि हम उसको फॉर्मेशन कह सकें। और अगर वो गैशियस और आयनिक दोनों फॉर्म्स में है जैसा कि नंबर 4 के अंदर नजर आ रहा है, तो फिर वो लैटिस एनर्जी का है। तो 1 थी एटमाइजेशन, 2 है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और 2 के लिए बताता चलूं, आपकी अली ने ठीक आंसर किया है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप लोग एग्जैक्ट होंगे, आप इसे एंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 कहेंगे। ठीक है ना? Most students tend to answer it in a generic way and they don't try to be exact, but I want you all to be exact. मतलब अगर आप में से कोई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखता है वो क्लोज तो है, लेकिन ए लेवल में इसके नंबर काटे जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी में आपको एग्जैक्टनेस के साथ बताना है ये 1 है, 2 है या 3 है। ठीक है, तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और -1 में जा रहा है चार्ज में, तो ये 1 है, तो सो बी एग्जैक्ट। बाकी सारा कुछ ठीक बताया हुआ है। नंबर 3 फॉर्मेशन है और नंबर 4 जो है हमारे पास वो लैटिस है। गुड, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? जी सर। गुड, अगर सारे क्लियर हैं तो फिर हम आगे चलते हैं बॉर्न-हीबर साइकिल मैग्नीशियम क्लोराइड पे। अगर इतने ही क्लियर हैं तो अब आपको ये साइकिल बहुत आसान लगेगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेप नंबर 1। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हमारे पास आप देखें कि एटमाइजेशन है। अब देखें लेफ्ट साइड को कंपेयर करें तो उसने बड़ा बचकाने तरीके से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखा हुआ है। आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे। ये जो लेफ्ट साइड वाला है ये आपने कहीं ड्रॉ नहीं करना, आप ड्रॉ करेंगे ऐसा जो 19.5 में दिया हुआ है, यानी कि आप डेल्टा H नॉट के साथ एग्जैक्ट सिंबल के साथ बताएंगे ये क्या चीज थी। ठीक है, तो सबसे पहले एटमाइजेशन हमारे पास स्टेप 1 में होती है, जिसमें हम मेटल को उसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये वाला जो मेटल है ये एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लूज करता है, तो हमारे पास 2 स्टेप्स बन के आयनाइजेशन एनर्जी के। ये मैं क्लैरिफिकेशन अभी पिछले में खुजैमा के क्वेश्चन के आंसर में दे रहा था कि I1 भी लिखना पड़ेगा, I2 भी देना पड़ेगा, और दोनों की एनर्जीज के हिसाब से 2 एरोस बन जाएंगे। अब नंबर ऑफ एरोस इसका मतलब है हर सिनेरियो में चेंज हो जाते हैं, या नंबर ऑफ स्टेप्स भी हर सिनेरियो में चेंज हो जाते हैं।
ठीक है, आप किसी ऐसे कंपाउंड में है जो इस तरह के आयन से बन रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और 2 या 3 गेन हुए, तो आपके स्टेप्स भी चेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड पे जंप करना चाहूंगा तो मैं ऐसे आयनिक कंपाउंड्स बनवाना चाहूंगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और इसी तरह से 2 या 3 गेन हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कॉम्प्लिकेशन होगी। यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, इन्हें हम कॉम्प्लिकेटेड बॉन्ड हेबर साइकिल कहते हैं या एडवांस बॉन्ड हेबर साइकिल कहते हैं, क्योंकि इनके नंबर ऑफ स्टेप्स एज कंपेयर टू लिथियम फ्लोराइड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और एक गेन हो गया, तो वो सबसे बेसिक है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको बेसिक दे, अमूमन बेसिक्स आते ही नहीं है पास पेपर में। अगर बेसिक किसी पास पेपर के क्वेश्चन में आया होगा तो याद रखिए कि डिफिकल्टी लेवल इजियर इसलिए होगा कि उससे प्रीवियस पार्ट उस क्वेश्चन का या आने वाला पार्ट जो होगा वो डिफिकल्ट बनाया होगा उन्होंने। यानी बैलेंस भी तो करना ना डिफिकल्टी लेवल, ये डिफिकल्टी लेवल इजी में कंसिडर किया जाता है। ये सिर्फ तब आएगा जिस क्वेश्चन का अगला पार्ट इससे भी औखा आना होगा, ठीक है ना, तो कीप दैट इन माइंड। और ये तब आएगा जब उसने आपका डिफिकल्टी लेवल इसी से बराबर कर लेना, फिर उसके साथ कोई अगला या पिछला पार्ट जो होगा वो रिलेटिवली इजी पुट किया जाएगा इन ऑर्डर टू बैलेंस द क्वेश्चन। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो हमारे पास वापस आते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2 होगा, ये करके हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। फिर एटमाइजेशन हुई, क्लोरीन को गैसियस फॉर्म में लेके गए। फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन के केस में सिर्फ 1 है, क्योंकि हमारे पास जितने भी एटम्स होंगे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो देखिए यहाँ बेशक 2 Cl के एटम्स उसने लिखे हुए हैं और आगे 2 ही आयंस वो बना रहे हैं, ये बैलेंसिंग के लिए इसने किया हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि इस वैल्यू को भी वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आपके पास लेकिन Ea जो होगा वो 1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो गेन हो रहा है वो Ea के आगे लिखा जाता है और जितने एटम्स होते हैं इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए वो डेल्टा H से पहले लिखा जाता है। So keep that in mind. The number before delta H represents something else. The number written after Ea or I represents something else. ठीक है, मैं आसानी के लिए कहता हूं जो नंबर पहले है वो एटम्स को और जो नंबर ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करने के लिए होता है, चाहे वो Ea का सबस्क्रिप्ट हो या चाहे वो I का सबस्क्रिप्ट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। Right? So I've cleared that out for you and the following step would be lattice. हमने यहाँ पर MgCl2 सॉलिड में बना लिया और हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो भी आपके पास आंसर बनता है एक्चुअल कैलकुलेशन से उस हिसाब से इसका एरो आ जाएगा। आई होप ये वाली डायग्राम भी आपके लिए क्लियर हो गई। जी अलवार सर क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, जब हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो फिर दो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर उसे डिकम्पोज और डिस्टॉर्ट करने में भी करते हैं ना सर एनआईएन को? जी जी बिल्कुल, एनाइन का जो तो सर उसकी लिमिट होती है ना कोई? बिल्कुल बेटा लिमिट है। हम ये बात लिमिट के बाद सर क्या होता है? हाँ गुड क्वेश्चन, लेकिन 2-3 क्वेश्चन कर लिए। सबसे पहले तो ये कि अल्वान वैलेंस शेल डिस्टॉर्ट होगा, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा यस लिमिट है, मैं लिमिट पहले पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बता चुका हूँ, रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप 7 में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो स्टेबल हो जाता है, ग्रुप 6 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, और ग्रुप 5 में 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फिर वो स्टेबल हो जाते हैं। 7 की एग्जांपल में क्लोरीन फ्लोरीन या हेलोजेंस आते हैं, 6 की एग्जांपल में ऑक्सीजन या सल्फर आता है, और 5 की एग्जांपल में नाइट्रोजन या फास्फोरस आता है। आपका आखिरी क्वेश्चन ये था कि अगर हम ये इलेक्ट्रॉन ऐड करके इससे स्टेबल कर देते हैं और फिर भी हम कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो क्या होता है? तो बेटा वो अंदर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं हो सकता, उसके लिए हार्शर कंडीशन और एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। फिर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होना होता है वो उसके जो बेसिक स्टेबिलिटी के नंबर ऑफ शेल्स होते हैं उससे भी अगले शेल में जाता है। मसलन अगर मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ तो जो हमने 1, 2 या 3 शेल ऐड कर लिए हैं इररिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो उससे भी ऊपर अगर हम कुछ ऐड करेंगे तो ये 2 शेल वाले कंपाउंड्स थे, वो अब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में जाएगा और वो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे तीसरे शेल में रखने के लिए इतनी अट्रैक्शन नहीं होगी, लिहाजा वो अनस्टेबल होता है और फिर अगर हम कंडीशंस मीट ना करें तो वो इलेक्ट्रॉन फौरन निकल भी जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके न्यूक्लियस इतने बड़े नहीं है कि ये तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर सके ज्यादा टाइम तक। सो दिस इज मेट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ये बात भी मैंने कल या परसों में की है, कहीं आंसर के तौर पे गुजरी है लेकिन इतनी डिटेल में नहीं बताई थी। आई होप आपका वो जो एक इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। इज इट? जी सर हो गया।
Yes, sir. Good, good. Moving on. ठीक. So हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. Few minor differences between cycle of lithium chloride और magnesium fluoride बुक जो बता रही है, क्योंकि ये differences मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर रहा हूँ just to make sure कि एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसके लिए आप प्रॉपर्ली आंसरेबल ना हो. मैग्नीशियम आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, लिथियम आयन 1 लूज कर जाता है, तो मैग्नीशियम आयंस में डेल्टा H0 I1 और डेल्टा H0 I2 दो वैल्यूज आएंगे. हमने दोनों बनाई, ये मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ. उसके अलावा दूसरा डिफरेंस, यहाँ पर दो क्लोराइड आयंस हैं जो बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम की दो वैल्यूज को बैलेंस करने के लिए आते हैं. लिहाजा जब हम क्लोरीन की एटमाइजेशन एनर्जी देते हैं तो उससे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेते हैं तो उससे भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. मैं वापस जाऊंगा पिछले साइकिल पे और से देखें, एटमाइजेशन एनर्जी एनाइन की 2 से मल्टीप्लाई की हुई है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी एनाइन की 2 से मल्टीप्लाई की हुई है. क्यों? क्योंकि हम दो एटम्स और दो एनाइंस को लेकर उसका फॉर्मूला बना रहे हैं. तो ये आपको फॉर्मूला के हिसाब से चल रहे हैं. देखिए, फ्लोरीन यहाँ पर भी 2 था, फ्लोरीन यहाँ पर भी 2 है, लेकिन फ्लोरीन को हाफ करके हमने बैलेंस किया क्योंकि आगे चल के हमने एक फ्लोरीन रखना था. ये बात पहले मैंने अली के एक क्वेश्चन में फर्स्ट डे और सेकंड डे में आंसर की हुई है कि जैसा आगे सिचुएशन होती है सॉलिड के फॉर्मूला में, वैसी हम पीछे बैलेंसिंग करते हैं. तो चूंकि सॉलिड के फॉर्मूला में एक फ्लोरीन आता है तो हमने हाफ हाफ रख के बैलेंसिंग की ताकि आगे चल के एक फ्लोरीन ही आता रहे. और MgCl के फॉर्मूला में ही 2 फ्लोरीन आते हैं, तो हमने इसे यहाँ बैलेंस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने इसे आगे 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम इसे आगे तक 2 एटम्स या आयंस को लेके जाएं ताकि फॉर्मूला ठीक रहे. आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको फॉर्मूले का अंदाजा है तो आप पूरा साइकिल उस फॉर्मूले को जहन में रखते हुए बनाएंगे. इक्वेशंस को बैलेंस भी उस तरह से करेंगे कि फॉर्मूले की तरतीब से चल रहे हो. तो फॉर्मूला पहले डिजाइन कर लें. जैसे ही आप एटम्स को देखें, हम IGCSE में पढ़ा चुके होते हैं कि एक एटम के ऊपर कौन सा चार्ज पॉसिबल होगा, उस चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले ही फॉर्मूला डिजाइन कर लें ताकि जब आप इक्वेशंस बनाते जाएं तो आप इक्वेशन उस तरतीब से बनाएं. मोस्टली ऐसा होता है कि ए लेवल के पेपर में इतना भी डिफिकल्टी लेवल राइज नहीं किया जाता कि इक्वेशंस तक भी खुद डिजाइन करनी पड़े, लिहाजा कुछ ना कुछ हिंट इसके बारे में दे दी जाती है. और अगर इसके बारे में हिंट नहीं दी जाएगी तो फिर बाकी कुछ चीजें वो खुद से क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे. मींस द क्वेश्चन इज बैलेंस्ड ईदर विद द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन और गिविंग द इक्वेशन राइट इन फ्रंट ऑफ यू सो यू नो द बैलेंसिंग. ठीक है, तो कोई एक काम वो पहले से कर देते हैं. इतना मुश्किल नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को कि सारा कुछ ही खुद करना पड़े, लेकिन आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कि इतना मुश्किल शायद क्वेश्चन हो सकता है. सही, क्लियर? क्योंकि आपने दोनों अंदाज में तैयार करना है. सो ये पॉइंट नंबर 2 था. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, हमें एटमाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम भी चाहिए होती है. बाकी वैल्यूज तो फिर भी आपके पास ये हमने इधर डिस्कस कर ली हैं. ये 2 वैल्यूज हम ऐड करके हमारे पास वो सारी वैल्यूज आ जाती हैं जो हम इसकी कैलकुलेशन में ला के लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक, तो उसने मैथमेटिकल पोर्शन पहले बोर्न-हेबर साइकिल ड्रॉ करके फिर मैथमेटिकल पोर्शन किया है. और इसी तरह से आप मैथमेटिकल पोर्शन क्वेश्चन में इस तरतीब से प्रोबेबली नहीं कर रहे होंगे. आप ऐसा करेंगे कि मैथमेटिकल पार्ट पहले और बोर्न-हेबर साइकिल बाद में ड्रॉ करेंगे. आप मोस्टली क्वेश्चंस इस तरतीब से कर रहे होंगे. ठीक, बताता चलूं कि मैंने यहाँ पर डिफिकल्टी के लिए कुछ एग्जांपल्स कोट की थी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड ऐसे फॉर्मूलाज हैं, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसिडर करते हैं. तो आप देखेंगे कि उसने क्वेश्चन के तौर पे मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड दे दिया, लेकिन जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे आएगा तो वो बोर्न-हेबर साइकिल को खुद डिस्कस कर रहा है क्योंकि ये एक डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है. तो इसमें हमारे पास एटमाइजेशन होगी जो एल्यूमिनियम को सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करेगी. वैल्यू बता दी उसने. ठीक है, इससे साइकिल भी बन, इस तरह की जो सिचुएशन होती है अगर ये पेपर में दे दी जाए तो इससे एट द सेम टाइम साइकिल भी ड्रॉ हो सकता है और इक्वेशन से मैथमेटिकल पोर्शन भी सॉल्व हो जाता है. यानी जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया हो तो समटाइम्स वो कहते हैं साइकिल पहले बनाएं और इक्वेशंस बाद में सॉल्व करें. वेल, इफ दिस इज गिवन you can do any of them first or any of them after. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर हो गई ये चीज? तो आपके पास दोनों लिखी हुई हैं. नेक्स्ट स्टेप पर आए. एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है. सो आयनाइजेशन एनर्जी में I1
I2 और I3 स्टेप बाय स्टेप होंगे और हमें तीनों की एनर्जीज होंगी निकालनी होंगी। वेल ये तीनों एनर्जीज जो होती हैं यूजुअली हमारे डाटा बुकलेट में गिवन होती हैं, ठीक है। वेल नो प्रॉब्लम, उसने लिखती हैं, अच्छी बात है। उसके बाद ऑक्सीजन पर आते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लिहाजा एटमाइजेशन के बाद फर्स्ट स्टेप के बाद EA1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 के लिए होगा और EA2 भी होगा। बॉर्न हेबर साइकिल आपने सब खुद बनाना है, फॉर्मेशन एनर्जी दी हुई है, इसकी लेटेस्ट एनर्जी भी खुद निकालनी है। मैं आपको कोई और क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे नहीं दे रहा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 को एज अ होमवर्क जरूर किसी हार्ड कॉपी पे खुद से करें। ये ऐसा ना करें कि आप इसे मेंटली करने की कोशिश करें या किया हुआ कहीं से देखें, ऐसा मत करें, बल्कि इसे खुद से पीस ऑफ पेपर साइकिल भी खुद ड्रॉ करने की कोशिश करें। रिमेंबर, अगर आप बुक पे साइकिल्स देखते रहेंगे और आप सोचेंगे कि किसी टेस्ट में आप सारा साइकिल ठीक बना लेंगे, लेट मी टेल यू, यू आर एट अ बिग मिस्टेक. Each and every single one of us has to draw the cycle at least once or twice before the paper, otherwise you're going to make mistakes in the paper. No matter how simple these cycles may seem or how simple these equations or these flowcharts may seem, हम mistake कर जाते हैं, अच्छे बच्चे mistake कर जाते हैं. Don't be overconfident, be a hard worker. इसे खुद से करें. और क्वेश्चन नंबर 7 अपनी सारी डिटेल्स के साथ, डिटेल मौजूद है, आपको डेटा बुकलेट नहीं देखनी पड़ेगी. कुछ डिटेल्स यहाँ फ्लो शीट्स में दी हुई हैं, एल्यूमिनियम की और ये ऑक्सीजन की, और बाकी डिटेल्स ये ए और बी पार्ट में क्वेश्चन की दी हुई हैं. उसने इस केस में पहले साइकिल और बाद में कैलकुलेशन करने को कहा है. सो आई वांट यू टू फॉलो द पैटर्न. आई वांट यू टू ड्रॉ द साइकिल फर्स्ट एंड राइट द क्वेश्चन आफ्टर. और कल इस तरह से होगा कि आप इसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इस पेपर की आप पिक्चर लेंगे और कल को चैट में हर कोई वो पिक्चर या डॉक्यूमेंट PDF बना लें, जो ना उसे डॉक फाइल बना लें या पिक्चर अपलोड कर लें. आई डोंट माइंड, आप तीनों में से कोई भी चीज अपलोड करें, लेकिन कल मुझे आपका ये सॉल्व क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक साइकिल है और एक जो ना कहते हैं न्यूमेरिकल है, वो आपने मुझे सॉल्व करके एज अ होमवर्क कल चैट सिस्टम में अपलोड करना है ड्यूरिंग क्लास. जैसे आप क्लास में एंटर हो, पहला काम ये करें कि चैट सिस्टम में अपनी पिक्स या डॉक्यूमेंट या PDF को अपलोड कर दें. क्लियर हो गया? ठीक है. ऑल 6 पार्टिसिपेंट्स आर हियर, चाहे आपका माइक चल रहा है या नहीं चल रहा, मेरी आवाज होपफुली आप तक पहुंच गई होगी. आपने क्वेश्चन नंबर 7 को इस तरह से कल आते ही चैट में अपलोड कर देना है, वेदर आई आस्क्ड फॉर इट और नॉट, इसे अपलोड कर दें आते ही. ठीक है. इट्स अ स्मॉल होमवर्क. If you're good enough with these diagrams, we are going to move on to the factors affecting the value of lattice energy. ठीक है. लेकिन I want to do it after a break. ठीक. So if you don't have any more questions, let's take a break. और ये सिर्फ simple break नहीं होगी. Actually हमारे पास hardly 2.5 minutes रहते हैं इस मीटिंग से. मैं इस मीटिंग को खत्म कर दूंगा और आप दोबारा नए लिंक से मीटिंग ज्वाइन करेंगे. याद रखिए खुज़ैमा के पास नया लिंक नहीं चल रहा था. अगर आप लोगों के पास नया लिंक वर्क कर रहा है, वेल एंड गुड. नहीं, थोड़ा उसी व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा पीछे जाए और पुराने लिंक से इस मीटिंग को ज्वाइन कर लें. चाहे आप नया लिंक क्लिक करें, चाहे पुराना लिंक क्लिक करें, यू लैंड इन द सेम मीटिंग. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनी क्वेश्चंस बिफोर वी लीव द क्लास? No, sir. All right, Alvan, I get that. It means I'll have to stop the annotation every time for the students before I start my class. Well, okay, I'm going to disrupt this lecture, and please come right at 12:07 for the next lecture. Okay, you have approximately 4.5 minutes to rest or to drink water, right? Allah Hafiz class.